चलिए भैया, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, हमारा आज का टॉपिक है नेशनल इनकम और इट्स रिलेटेड एग्री। हमारे 12th क्लास के बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है, सर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना नहीं आता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसमें हम सारे मेथड नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, कन्वर्जन, सब कुछ देखेंगे। बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले ना हम देख लेते हैं क्या क्या आज के टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में अंतर क्या है, कैसे ग्रॉस से नेट में चीजों को कन्वर्ट करते हैं, कैसे किसी चीज को डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस में क्या अंतर होता है, ठीक है। फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कितने मेथड है, और उन मेथड में सबसे पहला मेथड जो इनकम मेथड है वो हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो जल्दी से ये हो गए आपके लिए हाइलाइट्स, है ना। अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम क्या होती है ना। तो नेशनल इनकम भैया, नेशनल इनकम सम टोटल है। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ द ऑफ factor income earned by normal resident of the country ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो भाई क्या होती है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम सारी टोटल फैक्टर इनकम्स का सम है जो कि कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स कमाएंगे, है ना, एक अकाउंटिंग ईयर में। अब सर बहुत सारे वर्ड्स आपने बोल दिए, सबका मतलब तो बताओ। सबसे पहला वर्ड जो जिसका मतलब आपको नहीं क्लियर हुआ होगा वो है फैक्टर इनकम, है ना। फिर नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं सर? किसको नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे, किसको नॉन नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे? मतलब यहाँ से मतलब क्लियर करते चलोगे ना तो एमसीक्यू में बहुत हेल्पफुल आएंगे, है ना ये काम, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है फैक्टर इनकम की, है ना। तो देखो पढ़ो क्या है। दीज आर द फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय प्रोड्यूसिंग इन यूनिट्स। जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो कुछ फैक्टर पेमेंट करेंगी, है ना। प्रोड्यूसिंग यूनिट किसको कहते हैं? फर्म्स को। जो कि हाउस होल्ड को करेंगे, जो कि ओनर्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन है। क्यों? उनकी फैक्टर सर्विसेज के बदले, है ना। जैसे मैं आपको मालूम है जो हमारी इंडिया है उसमें 4 सेक्टर्स काम करते हैं, है, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करते हैं। सबसे पहला हाउस होल्ड होती है, फिर फर्म होती है, फिर गवर्नमेंट होती है, फिर रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड होती है ना। ये जो फर्म है इसको प्रोड्यूसिंग यूनिट माना जाता है, ये सामान बनाती है ना। सामान बनाने के लिए इसको लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो लेबर्स, मैनेजर्स, इंप्लॉयज, इसको कौन देता है? हाउस होल्ड देता है, जिनको यहाँ पे हम लोग ने ओनर्स कहा गया है फैक्टर प्रोडक्शन का, ठीक है। ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बदले में उनको पेमेंट मिलती है, जिसको उनकी इनकम की तरह डील करते हो ना, वो कुछ पेमेंट करते हैं इन फैक्टर प्रोडक्शन को। उसी पेमेंट ये जो फैक्टर प्रोडक्शन कमाएंगे, है ना, जो ये वेजेस के तौर पे कमाएंगे, रेंट के तौर पे कमाएंगे, इंटरेस्ट के तौर पे कमाएंगे, प्रॉफिट की तरह कमाएंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की तरह कमाएंगे, है ना। ये सब की सब चीजें क्या है? एक तरह की फैक्टर इनकम ही तो है। तो फैक्टर इनकम कैसे क्लासिफाइड है? सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में तुम्हारी वेजेस, सैलरीज आ जाती है ना। इस तुम्हारा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम आ जाता है, जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, ठीक है। रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया। ये सब चीजें जो फैक्टर प्रोडक्शन को पेमेंट के तौर पे मिलेंगी, किससे मिलेंगी? फर्म से मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? उनकी फैक्टर सर्विसेज उन्होंने दी हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो फैक्टर इनकम है, ये भैया ट्रांसफर इनकम से बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इसको, है ना। लोग भाई ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा लोग इसको मिला देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, दोनों ही फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में अंतर ही नहीं कर पाते हैं, वो दोनों को मिला एक ही मान लेते हैं, है ना। तो ऐसा मत करना। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम विच आर जनरली रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज हेल्प ऑफ डोनेशन और चैरिटी। जो पैसा तुमको डोनेशन के तौर पे मिलेगा या चैरिटी के तौर पे मिलेगा, है ना, वो तुम्हारे लिए क्या होगा? वो तुम्हारे लिए ट्रांसफर इनकम होगी। और जो पैसा फैक्टर प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज रेंडर करके कमाएंगे, उसको हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं, ठीक है।
इसीलिए फैक्टर इनकम को अर्न इनकम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अर्न इनकम। और ट्रांसफर इनकम को किस नाम से जानते हैं? अर्न इनकम के नाम से जानते हैं, अनअर्न्ड इनकम। दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ मिल गया, 2 नंबर के हिसाब से या 3 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम इज दो दैट इनकम विच द फैक्टर प्रोडक्शन अर्न by rendering their factor services. Transfer income is generally received by a person या received to a person as the help of donation or charity. ठीक है, फैक्टर इनकम को अर्न इनकम भी कहते हैं और ट्रांसफर इनकम को अनअर्न इनकम भी कहते हैं, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो फैक्टर इनकम वर्ड क्लियर है, ठीक है। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम, फिर नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल है सारी फैक्टर इनकम्स का जो कि नॉर्मल रेसिडेंट्स कमाएंगे। तो फैक्टर इनकम वर्ड देख लिया। अब ये नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, है ना। नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन कौन होता है? देखो, नॉर्मल रेसिडेंट्स इट इज सेड टू बी वन, नंबर वन, जो हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री कंसर्न। ऐसे इंसान जो कंट्री के अंदर रहते हैं उनको नॉर्मल रेसिडेंट गिनते हैं, नंबर वन पॉइंट, ठीक है। अब कौन रहेगा? अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर इज टेकन एज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन दैट कंट्री। दिस पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ऐसे इंसान जो हमारी इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह रहे होंगे, है ना, जो भले वो कंट्री के सिटीजन हो या ना हो, उनको नॉर्मल रेसिडेंट गिना जाएगा। एक्सेप्ट उन लोगों को नॉर्मल रेसिडेंट नहीं गिनेंगे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से इंडिया पढ़ने आए हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को हम लोग नॉर्मल सिटीजन नहीं गिनेंगे क्योंकि उनके पास स्टूडेंट वीजा होता है ना, वो वहीं के लोग गिने जाएंगे, है ना। तो ऐसे सिटीजन्स जो कि इंडिया में रहते हैं, है ना, हमारी नेशनल बाउंड्रीज के अंदर रह रहे हैं 1 साल से ज्यादा, उनको क्या कहेंगे? उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट की कंडीशन में गिनेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, है ना, दूसरी बात, whose center of economic interest lies in that country। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो पढ़ते हैं। A person is said to have economic interest in a country when he carries out all his economic activities such as production, consumption और investment in that country। ऐसी ऐसी बाहर की कंपनियां या ऐसी इंडियन कंपनी जो इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है, कंज्यूम कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है ना, मतलब उनके सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करते हैं, उस तरह के इंसान को भी या उस तरह के प्रोडक्शन यूनिट को भी हम लोग कैसा गिनेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट गिनेंगे, ठीक है। तो कौन कौन? इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिनका लाई करता है कंट्री में, और जो 1 या 1 से ज्यादा साल इंडिया में ऑर्डिनरली रिसाइड करते हैं, भले वो कंट्री के सिटीजन हो, मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। इससे पक्के से पक्की बात बोल रहा हूं, एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बिल्कुल सॉलिड मिलेगा इस स्लाइड से मेरी, है ना। अभी देखो ना कैसे मिलेगा, ठीक ठीक। अब ये तो बात हो गई तुम्हारी, क्या कहते हैं, नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम में 2 वर्ड्स है, फैक्टर इनकम और तुम्हारे नॉर्मल रेसिडेंट, दोनों में अंतर। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। कौन सी इनकम को डोमेस्टिक इनकम कहेंगे और कौन सी इनकम को नेशनल इनकम कहेंगे, है ना। तो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, है ना, जितनी भी फैक्टर इनकम्स हैं उनका सम। अब फैक्टर इनकम अभी मैंने पिछले बताया था, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब फैक्टर इनकम है जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा ऑफ द कंट्री, है ना। नो मैटर हु जनरेट्स, कोई भी जनरेट कर सकता है, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन नॉर्मल, मतलब चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो इंडियन हो, कोई भी फैक्टर इनकम कमा रहा है इंडिया में अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के। कहां पे? डोमेस्टिक, सॉरी, है ना, ये कलर थोड़ा खराब कर रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के कंट्री की, है ना, उस इंसान की इनकम का सम हमारा डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा, ठीक है। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by normal residents of a country no matter where it is generated within the domestic territory or outside, है ना। मैंने बोला कुछ लोग फॉरेन जाके काम करना चाह रहे हैं या फॉरेन में काम करते हैं, ठीक है, लेकिन वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। जैसे जैसे मैं मान लेता हूं कोई एक इंडियन रेसिडेंट है
है ना, कोई एक इंडियन रेसिडेंट है, वो यूएस में इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहा है। मैंने क्या बोला, यूएस में इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहा है, ठीक है। तो वो वहां पे जो इनकम जनरेट करेगा वो इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि यूएस में इंडिया की एम्बेसी इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। मैंने बोला ना, अगर मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती, अगर ये मेरा इंडिया का मैप है, ये मेरा इंडिया का मैप है, कोई भाई मेरे को डांटना मत कि सर इंडिया का मैप इतना खराब क्यों बनाया है, तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मेरा ये इंडिया का मैप है, उसमें इंडिया के अंदर रहने वाले लोग प्लस वो चीजें जो जैसे इंडिया की एम्बेसीज होंगी अलग अलग कंट्रीज में, है ना, ये एम्बेसी जो मैं इंडिया के बारे में मान रहा हूँ इनको एम्बेसीज कह रहा हूँ, है ना, ये एम्बेसीज में कुछ इंडियंस काम करते होंगे, वो जो पैसा कमाते होंगे वो भी इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट हो रहा है। तो वो सबका टोटल फैक्टर इनकम, है ना, जो कि अर्न कर रहे हैं नॉर्मल रेसिडेंट, भले वो इंडिया में रह के अर्न कर रहे हो या इंडिया के बाहर जाके जनरेट कर रहे हो, है ना, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी या आउटसाइड, उसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। और वो जो इनकम जो फॉरेनर जो इंडिया में इनकम भेजते हो ना, उसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम, मतलब इनकम जो अब्रॉड से आएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब तुमको यहां से दो वर्ड क्लियर हो गया। इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के तुम अगर कमा रहे हो, है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के कमा रहे हो, मतलब इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर, ठीक है, चाहे वो कोई भी कमा रहा हो, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, उनका कमाया हुआ पैसे का सम, है ना, फैक्टर इनकम, है ना, जिसको तुम कंपनसेशन एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो भी होगा, उसका समेशन डोमेस्टिक इनकम कराएगा। लेकिन यही पैसा, यही फैक्टर इनकम अगर नॉर्मल रेसिडेंट मतलब अपनी कंट्री में या दूसरी तुम्हें मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके बाहर जाके कमाते हैं, ठीक, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, सिंपल। नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड, है ना। ये फैक्टर इनकम नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा कमाए जाएंगे, भले वो कहीं भी कमाए जाके, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाए या बाहर जाके कमाए, वो हमारा क्या होगा? नेशनल इनकम। लेकिन अगर वो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाते हैं तो डोमेस्टिक इनकम। मैंने क्या बोला? अगर सिर्फ सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहे हैं तो क्या होगा? डोमेस्टिक इनकम, है ना। इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अलावा और कहीं कहीं भी जाके कमाए, लेकिन वो कहलाएंगे क्या? इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम। उनकी कमाई हुई इनकम क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम, है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब अब आते हैं कुछ बात पे। अब आते हैं कैसे किसी भी इनकम को डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई भी इनकम डोमेस्टिक इनकम दे रखी है ना, मैंने क्या बोला? अगर कोई भी इनकम डोमेस्टिक इनकम दे रखी है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें? नेशनल इनकम में। भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। अगर उसको कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अगर मेरे को किसी भी चीज को डोमेस्टिक से नेशनल में ले जाना है, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग NFIA प्लस कर देंगे। NFIA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो इनकम जो हम लोग अब्रॉड से कमाएंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये जो हमारा नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये दो चीजों का मिक्सचर है, एक फीफा और एक फीटा। क्या होता है दोनों मतलब? फीफा माइनस फीटा तुमको क्या दे देगा? NFIA दे देगा अगर क्वेश्चन डायग्राम देखो। फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो इनकम जो हमारी कंट्री में आ रही है, जो हमारे इंडियंस भाई नॉर्मल रेजिडेंट बाहर जाके रह रहे हैं, वो इंडिया में इनकम भेज रहे हैं, उनकी इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और वो इनकम जो इंडिया से बाहर जा रही है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? NFIA कहलाता है, ठीक है। और अगर कोई भी नेशनल इनकम को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक इनकम में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? माइनस कर देंगे NFIA को। तो एक कन्वर्जन याद कर लो, लिख लो। अगर मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करेंगे? NFIA ऐड।
नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, क्या करेंगे, माइनस NFIA। NFIA दो चीजों से मिलके बना है, फीफा माइनस बीटा। ठीक है, ठीक है, ये मेरा पहला कन्वर्जन हो गया। अभी यही कन्वर्जन ही तुमको एग्रीगेट्स में कन्वर्जन करना दिखाएंगे, जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं। ठीक है, अब कैसे ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करते हैं किसी चीज को। कोई चीज अगर ग्रॉस में दे रखी है, उसको कन्वर्ट करना है नेट में। किसमें कन्वर्ट करना है, ग्रॉस से नेट में, है ना। अगर ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है या नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो क्या खेल चलेगा। अगर किसी भी चीज को ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, हम लोग क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है, ये डेप्रीसिएशन का एक और नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डेप्रीसिएशन भी कहते हैं। और अगर नेट से ग्रॉस करना है तो क्या कर देंगे, प्लस डेप्रीसिएशन, है ना। नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करेंगे, माइनस, सॉरी, ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। और नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया होता है कि आपको आपकी फिक्स्ड असेट दे रखी है 5 लाख रुपीज, है ना, और आपको इसकी एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है, सपोज कर लो 5 इयर्स। अब कोई पूछे बताओ डेप्रीसिएशन क्या होगा, या क्वेश्चन में तुमको डेप्रीसिएशन नहीं दे रखा, तुमको डेप्रीसिएशन का यूज पड़ रहा है, तो तुमको इस इनकम को यूज करके ये इनकम कह, सॉरी, ये इंफॉर्मेशन को यूज करके तुमको डेप्रीसिएशन निकालना आना चाहिए। कैसे निकलेगा डेप्रीसिएशन यहाँ से, तो यहाँ पे अगर तुमको डेप्रीसिएशन निकालना है तो तुम क्या करोगे, जितने की भी फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल का अमाउंट, है ना, फिक्स्ड कैपिटल का अमाउंट, है ना, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट, है ना। तो मतलब यहां पे क्या आंसर आ जाएगा, 5 lakhs डिवाइडेड बाय तुम्हारा कितना, 5 साल, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपीज। तुम्हारा आंसर क्या जाएगा, 1 लाख रुपीज। ये तुम्हारे डेप्रीसिएशन की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई, डेप्रीसिएशन की वैल्यू हो गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सबसे पहले हम लोगों ने कन्वर्जन किसमें सीखा, डोमेस्टिक से नेशनल में। दूसरा क्या सीखा, ग्रॉस से नेट में। ठीक है, फिर अब कोई चीज आती है, किस कन्वर्जन देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में। अगर कोई चीज फैक्टर कॉस्ट दे रखी है, FC में दे रखी है, और उसको मार्केट प्राइस MP में कन्वर्ट करना है। फैक्टर कॉस्ट से किसमें कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है। अगर मैं तुमको मतलब बताऊं फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो तुमको सामान बनाने में जो खर्चा हुआ होगा। जैसे तुम्हारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को दिया जाएगा रेंट, है ना, लेबर को दिए जाएंगे वेजेस एंड सैलरीज, है ना, कैपिटल को तुम्हारा क्या मिलेगा, कैपिटल से तुमको इंटरेस्ट मिल जाएगा या जो भी मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट, है ना। तो इन ये सब चीजों को अगर ऐड करते हो तो तुम्हारा जो सामान बनाने में जो खर्चा निकल के आया ना, वो फैक्टर कॉस्ट है। जैसे अगर मैकडी का मैक आलू टिक्की बर्गर 35 रुपीज का है, 35 रुपीज का मैक आलू टिक्की बर्गर मैकडी में मिल रहा है, मैक आलू टिक्की बर्गर, है ना। भूख लग गई सुनते ही नाम, बोलते ही नाम, है ना, बहुत तेज भूख लग गई है ना। तो अगर 35 रुपए का मैक आलू टिक्की बर्गर है और ये मेरे लखनऊ के सहारागंज मॉल में खुला हुआ है, ये मेरे सहारागंज मॉल में इसका, है ना, इसका आउटलेट है, तो जो मैकडी बर्गर होगा, जो मैकडी का आउटलेट होगा, उसको कुछ रेंट देना पड़ेगा सहारागंज वाले को। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए रेंट में चले गए, 10 रुपए इस बर्गर बनाने वाले को, जो बर्गर बनाता है, उसको 10 रुपए देने पड़ रहे होंगे, या 5 बना दे रहे हैं, है ना। जो इंटरेस्ट होगा या जो रॉ मटेरियल लग रहा होगा, यहाँ पे कैपिटल, मतलब कैपिटल में हम रॉ मटेरियल मान, जो रॉ मटेरियल लग रहा होगा वो मैं मान लेता हूँ कि मेरे को 15 रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है। बाकी बचा क्या, 15, 5 कितना हो गया, 20, 5, 25, 10 रुपए मेरा क्या आ गया, ये प्रॉफिट हो गया एंटरप्रेन्योर का। ऐसे 35 रुपए का बर्गर बिक रहा है। ठीक है, तो ये फैक्टर कॉस्ट हो गई।
लेकिन जब तुम 35 रुपए के बर्गर का बिल करवाते हो तो एक्चुअल में बर्गर 35 का नहीं पड़ता है। तुम जब इसको खाने जाते हो तो इसमें टैक्स भी एडेड होता है ना। इसमें कुछ डिस्काउंट होगा तो माइनस भी हो जाएगा, कुछ डिस्काउंट होगा तो टैक्स में माइनस हो जाएगा। मतलब अगर बर्गर 35 का था, उसमें टैक्स लगा 7 रुपए, तो ये बर्गर हो गया 42 रुपीज का। मैं एक बिल्कुल रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, 42 का ही मैं कारोटी की बर्गर मिलता हूँ, 42 43 का, है ना। इसमें मान लो तुम्हारे को कोई कूपन पड़ा था, उसकी वजह से तुमको 10 रुपए डिस्काउंट हो गया, ठीक है। इस डिस्काउंट को हम लोग यहाँ पे सब्सिडी करेंगे, इस डिस्काउंट को हम लोग क्या करेंगे, सब्सिडी करेंगे, है ना। ये माइनस कर दिया तो कितना बचा, यहाँ पे तुमको बचा 32 रुपीज, ये तुम्हारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टैक्स हो रहा है ना, ये टैक्स कौन सा होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से टैक्स होते हैं, ऐसे टैक्स जिन पे तुम्हारा नाम ना लिखा हो, मतलब जिसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट, है ना, जिसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट दो अलग अलग इंसानों पे हो, है ना। जैसे टैक्स मैकडी वालों पे लग रहा है, मैकडी के ओनर पे टैक्स लग रहा है, तो इसका इंसिडेंस किस पे है ना, इसका इंसिडेंस किस पे है, ठीक है, सॉरी, इसका इंपैक्ट किस पे है, इसका इंपैक्ट है मैकडी वालों पे। लेकिन ये ले किससे रहा है टैक्स, हम कस्टमर से ये टैक्स वसूल रहा है मैकडी का ओनर, तो इसका इंसिडेंस किस पे आ गया, इसका इंसिडेंस तुम्हारा आ गया किस पे, कस्टमर पे आ गया, है ना। तो ये दो अलग अलग इंसानों पे है इंपैक्ट और इंसिडेंस, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कुछ एग्जांपल सर, जीएसटी, वैट, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल है। कोई बोले सर इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स तुम्हारा क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स है, इसको यहां पे नहीं लेंगे, है ना। तो अगर तुमको कोई भी चीज को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना होगा, तो तुम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एनआईटी, इसको क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे। और कोई भी चीज को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, फैक्टर मार्केट प्राइस से किसमें कन्वर्ट करना है, फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो तुम इसमें से माइनस कर दोगे एनआईटी, है ना, एनआईटी। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है सर, मैंने बोला नेट इनडायरेक्ट टैक्स दो चीजों का मिक्सचर है। एक को हम लोग कहते हैं टैक्स, कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर दो, जो बचेगा वो तुम्हारा एनआईटी बचेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बचेगा। तो अगर तुमको क्या निकालना है, तुमको अगर किसी भी चीज का नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है तो कैसे निकले, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो तुम क्या करोगे, एनआईटी को ऐड कर दोगे, और फैक्टर कॉस्ट से, सॉरी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो क्या करोगे, माइनस एनआईटी कर दोगे। सर ये तीन कन्वर्जन आपने बताया अभी तक, क्या सर तीनों कन्वर्जन को आप एक पेज पे लिख सकते हो, तो मैंने कहा हाँ, इसको एक पेज पे लिख सकता हूं मैं। चलो तुमको इसको एक पेज पे लिख देता हूँ, एक माइंड मैप हो जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। कैसे माइंड मैप हो जाएगा भाई, सबसे पहले हम लोग ने देखा कन्वर्जन ग्रॉस से नेट में, ग्रॉस और नेट का कन्वर्जन। अगर किसी भी चीज को ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग कर देते हैं माइनस डेप्रीसिएशन, और अगर किसी भी चीज को नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो कर देंगे प्लस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस में लाने के लिए। डेप्रीसिएशन का एक और नाम है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, है ना। फिर सर डोमेस्टिक इनकम को अगर मेरे को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो अगर मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हम लोग प्लस कर देंगे एनएफआईए। हाँ हाँ, एक मिनट, सॉरी, हाँ, हाँ, तो मैंने क्या बोला, अगर किसी भी चीज को डोमेस्टिक से कन्वर्ट करना है नेशनल में तो हम लोग किस में वो कर देंगे, एनएफआईए को ऐड कर देंगे। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एनएफआईए को, माइनस कर देंगे एनएफआईए को। फिर बात करी हम लोग ने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए, है ना। तो अगर किसी भी चीज को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में ले जाना है, फैक्टर कॉस्ट से किस में ले जाना है, मार्केट प्राइस में ले जाना है, तो प्लस कर देंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और एमपी से एफसी में जाना है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एनआईटी को,
है ना, माइनस कर देंगे NiT को। यहाँ पे ये जो NFIA है, ये जो NFIA है, ये दो चीजों का मिक्सचर है। एक है फीफा, है ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस फीटा, इन दोनों को करो। और NIT जो है तुम्हारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये दो चीजों का मिक्सचर है। एक को हम लोग कहेंगे क्या, तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे लिए गुरु मंत्र, है ना, ये गुरु मंत्र। इसको याद कर लो, अगर आप क्लास 12 के बच्चे हो ना, बहुत सारे कन्वर्जन बहुत आसान हो जाएंगे। टेबल का एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, चार मतलब अपने स्क्रीनशॉट लेके अपने वॉलपेपर लगा लो और दिन भर देखते रहो, तब तक याद ना हो जाएगा, अगर आपको याद नहीं है। ठीक है, अब ये उन्होंने कन्वर्जन सीख लिया। अब सर आपने नेशनल इनकम समझा दिया, कुछ उससे रिलेटेड वर्ड बता दिए, कन्वर्जन बता दिया। अब सर ये नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर का नाम है, तो कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं? तो मैंने कहा हमारे नेशनल इनकम में 8 एग्रीगेट्स होते हैं, जिससे हम लोग चीजों को इधर उधर करके नेशनल इनकम बना लेते हैं। तो 8 एग्रीगेट्स होते हैं। पहले 4 एग्रीगेट ग्रॉस को यूज करके बन रहे होते हैं, जैसे ग्रॉस, जी मतलब ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दूसरा बन रहा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा हो सकता है ग्रॉस नेशनल, और डोमेस्टिक से बाहर निकल के नेशनल में आ गया प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, या नेट, अब ग्रॉस खत्म हुआ, जी खत्म हुआ, तो नेट आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। थोड़ा गलत लिख दिया है, एक मिनट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट, पहले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तुम्हारे पास टोटल कितने एग्रीगेट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 एग्रीगेट तुमको देखने को मिलेंगे, जिनका इधर उधर कन्वर्जन तुमसे एग्जाम में पूछेगा। अब ये वाला जो है NDP एट FC, इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं डोमेस्टिक इनकम, और कहीं पे डोमेस्टिक इनकम लिखा हुआ है, ये NDP एट FC है। कहीं पे NNP एट FC लिखा हुआ है, ये आपके लिए नेशनल इनकम है। इसी की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे हर साल, हर वो नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने को बोलेंगे, नेशनल इनकम NNP एट FC। ठीक है, दो बातें याद रखना, एक डोमेस्टिक इनकम और एक नेशनल इनकम NNP एट FC। ठीक है, ये आपके 8 एग्रीगेट्स हो गए और ये आपके कन्वर्जन हो गए इन दोनों स्लाइड का। ये पहली स्लाइड, बाकी तुमको कुछ याद हो ना याद हो, न्यूमेरिकल के लिए नंबर 1 स्लाइड और नंबर 2 स्लाइड। ठीक है, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, अब सर जो सीखा जरा उसका एक फटाक से कुछ कुछ तो एक बता दीजिए, कुछ एक एग्जांपल से। तो मैंने कहा हाँ आओ, जैसे देखो ये क्वेश्चन लिखा है कि कन्वर्ट GDP एट MP टू NNP एट FC। किस में कन्वर्ट करना है, NNP एट FC। जिसमें कन्वर्ट करना है उसको पहले लिखो, कहां से कन्वर्ट करना है, GDP एट MP से कन्वर्ट करना है। जिससे कन्वर्ट करना है उसको इक्वल से पहले, और जिस पे कन्वर्ट करना है वो इक्वल से पहले। ठीक है, मैंने क्या बोला, जिससे, मेरा गुरु मंत्र देखो क्या बोल रहा हूं, जिससे कन्वर्ट करना है वो इक्वल के बाद, देखो ये इसको इक्वल के बाद रखा है, मेरा कलर, मेरा ये एरो पढ़ो, और जिसको, है ना, सॉरी, जिस पे कन्वर्ट करना है इक्वल के पहले आएगा वो, है ना, उसको रखेंगे यहां पे, है ना।
तो अब मेरे को कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी पे कन्वर्ट करना है, और कहां से कन्वर्ट करना है, जीडीपी एट एमपी से कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्रॉस पे है, जी पे है, ग्रॉस पे है, कहां जाना है, जी से इसको एन बनाना है, सॉरी हमको इसको, मेरा एक एक देखते जाओ, मेरा ये जी है, ये ग्रॉस है, इसको बनाना है एन यानी नेट। तो कैसे बनाएंगे, पहला जी ग्रॉस के लिए स्टैंड करता है, उसको नेट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, पहले जल्दी से स्लाइड देखो, ग्रॉस से ये मेरा ग्रॉस है, इससे नेट में जाना है, क्या कर देंगे, माइनस डेप्रीसिएशन, माइनस डेप्रीसिएशन। तो आ जाओ यहां पे हम लोगों ने फटाक से क्या लिख लिया, माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, फिर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से कहा जाना है, नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, जल्दी से वापस जाओ स्लाइड में, ठीक है, जल्दी से देखो, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो ये एरो डोमेस्टिक से नेशनल, एरो का वो देखो, है ना, एरो देखो किधर जा रही है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, क्या करेंगे, एनएफआईए प्लस, तो प्लस एनएफआईए प्लस एनएफआईए, जो भी देखो को समझ, इतना फिगर बढ़ते जाना। फिर एफसी पे है, सॉरी एमपी पे है ना, अब ले ले ग्रीन, है ना, तुम्हारा पी और पी तो सेम है, इन पे छेड़छाड़ होगी नहीं। अब तुमको एमपी पे है, एफसी पे जाना है, एमपी पे है, किस पे जाना है, एफसी पे जाना है। एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करते थे, एमपी से देखो यहाँ पे, है ना, एमपी से एफसी में जाना है, ये देखो ऐसे, एमपी से एफसी में जाना है, एरो ऐसे जाएगा, एमपी से एफसी क्या करेंगे, माइनस एनआईटी, तो कर लिया, एमपी से एफसी में जाने के लिए, एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या कर लेंगे, माइनस एनआईटी, ये मेरा कन्वर्जन हो गया। ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ये एक एग्जाम्पल से मैंने तुमको समझाने की कोशिश करी है कन्वर्जन। ठीक है, ठीक है, ये कन्वर्जन की बात हो गई। ठीक, कैसे याद रखना है भाई, तुमको जिसको कन्वर्ट करना है उसको इक्वल के बाद रखना है, और जिस पे कन्वर्ट करना है, जिस पे कन्वर्ट करना है, या ये दोनों बातें याद रखना, जिस पे कन्वर्ट करना है ना, वो इक्वल के पहले होगा, और जिससे कन्वर्ट करना है, जिससे कन्वर्ट करना है उस वो किसके बाद रखेंगे, इक्वल के बाद रखेंगे, जिससे कन्वर्ट करना हो। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये आपके लिए एक लाइव एग्जाम्पल हो गया, है ना, कि ये आप देख सकते हो। तो आपके लिए ये स्लाइड में, ये स्लाइड का ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने ये मतलब मूल मंत्र दिया है जिसको कहोगे, है ना, थर्ड पार्ट। तो तुमको अभी तक कितना याद करने को बोला मैंने, फर्स्ट स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, और यहां से नेशनल इनकम की डेफिनेशन, है ना, यहां से नेशनल इनकम की डेफिनेशन। ठीक है, फिर फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में अंतर, नॉर्मल रेसिडेंट किसको किसको इंक्लूड करते हैं, वो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में अंतर। ठीक है, अब हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं, हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चार मेथड्स हैं, सॉरी चार करो, तीन मेथड्स हैं हमारे पास, थ्री मेथड्स हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड है, थ्री मेथड्स, थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। सबसे पहले मेथड को हम लोग कहेंगे इनकम मेथड, इनकम मेथड। दूसरे वाले को हम लोग कहेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरे मेथड को हम लोग कहेंगे वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तीन मेथड्स को एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा मतलब पॉइंट ऑफ स्टडी है इनकम मेथड, कैसे इनकम मेथड का यूज करते हैं, है ना। तो आ जाते हैं इनकम मेथड। अब इनकम मेथड जो मेथड है, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं, या फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। दो नाम है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और एक फैक्टर पेमेंट मेथड। नाम याद रखना, इनकम मेथड इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। और जब तुम इस मेथड को लगाओगे तो ये तुमको क्या आंसर देगा, एनडीपी एट एफसी देगा, एनएनपी एट एफसी नहीं देगा, नेशनल इनकम नहीं देगा, जबकि कौन सी इनकम देगा, डोमेस्टिक इनकम देगा। ये तुमको एनडीपी एट एफसी कैसी इनकम है, डोमेस्टिक इनकम। तो इनकम मेथड तुमको डोमेस्टिक इनकम देता है, नेशनल इनकम नहीं देता है।
तो इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए तुम वही चीजें करोगे, लेकिन पहले एनडीपी एट एफसी कैसे देगा? तो एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए तुमको कुछ बातों को ऐड करना पड़ेगा। याद करने के लिए तो मैं एक ट्रिक देता हूं। तुमको ऐड करना है प्राइम को। किसको ऐड करना है? प्राइम को। प्राइम, है ना? जिसमें प्राइम वर्ड में पी स्टैंड करता है प्रॉफिट के लिए। पी स्टैंड करेगा प्रॉफिट के लिए। आर स्टैंड करेगा रेंट के लिए। आई स्टैंड करेगा इंटरेस्ट के लिए। एम स्टैंड करेगा मिक्स्ड इनकम के लिए। और ई स्टैंड करेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है? है ना? अब इसमें जो प्रॉफिट है ये तीन हिस्सों में बढ़ता है। कभी डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दिया होता है, तो ये तीन चीजों का मिक्सचर है प्रॉफिट, है ना? कौन कौन सी चीज? पहला, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स अगर कोई दे रखा है वो प्रॉफिट में एडिशन होगा। दूसरा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और एक और होता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। चलिए मैं अभी ये ब्लैंक अभी मैं भरता हूँ, है ना? ये नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को। कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और ठीक है, चलो इस ब्लैंक भरता हूँ। रेंट, बिल्कुल आपको रेंट एंड रॉयल्टी बिल्कुल आपको ऐसे दे रखा होगा, ठीक है? फिर इंटरेस्ट, मिक्स इनकम, फिर आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दो चीजों से मिलकर बना होगा। एक, वेजेस एंड सैलरीज, है ना? वेजेस एंड सैलरीज। और दूसरा, दूसरा तुम्हारा, दूसरा कम सॉरी दूसरा, इंप्लॉयर्स, इंप्लॉयर्स, किस एम्प्लॉयर, वो नाम क्या लिख रहा हूं? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय नहीं लिख रहा हूं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू टू सोशल, सोशल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, है ना? सिक्योरिटी स्कीम। वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब क्या है? वो पैसा जो एम्प्लॉयर खर्च करेगा, ठीक है, वो किसमें? जो एक जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है उसमें जो पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉय के लिए। जो दो लोग होते हैं ना, जैसे कुछ, जैसे किसी की सैलरी उसमें से 200 रुपए कट रहा है, 200 रुपए एम्प्लॉय जमा कर रहा है, 200 रुपए एम्प्लॉयर भी जमा करेगा। तो हम वो पैसा लेंगे जो एम्प्लॉयर जमा कर रहा है, किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कंपनसेशन एम्प्लॉय, दो चीजों से मिलकर बनेगा वेजेस एंड सैलरीज, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और एक और चीज, अच्छा एक और चीज ऐड कर लो, एक और चीज मान लेते हैं होती है वेजेस इन काइंड। ये वैसे तो ये इसी में ऐड कर लेना चाहिए, वेजेस एंड सैलरी में। वो वेजेस जो तुम काइंड में दो, काइंड मतलब ऐसी चीजें, जैसे ये वेजेस और सैलरी जो तुम दे रहे हो कैश में दे दो, है ना? काइंड में मतलब तुमने उसको कोई असेट दे दी अपनी, मतलब ऐसी चीजें जो पैसे के अलावा दे दी, वो तुम्हारी काइंड में कहलाएगी, है ना? और यहाँ के लिए मेरे को ब्लैंक याद आ गया है, यहाँ पे हम लोग भरेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड। ये माइंड मैप याद रखना। इतनी चीजों का ऐड, मतलब PRIME, इनको ऐड करोगे तुमको जो भी आंसर मिलेगा उसी को हम लोग कहेंगे NDP एट FC। उसको हम लोग क्या कहेंगे? NDP एट FC। और अगर सिर्फ तुम नंबर वन यानी प्रॉफिट, दूसरे रेंट, और थर्ड इंटरेस्ट, मतलब PR और I को ऐड करती हो, इन तीनों का एडिशन तुमको ऑपरेटिंग सरप्लस देता है। क्या देता है? ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है? तुमको यहां से PRI ऐड करके फिर क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन PRIME तीनों का ऐड कर दो तुमको इनकम मेथड से NDP एट FC मिल जाएगा, जहां पे प्रॉफिट तीन हिस्सों से मिलकर बना है, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड।
आर मतलब रेंट एंड रॉयल्टी, आई मतलब इंटरेस्ट, एम मतलब मिक्स इनकम, ई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तीन चीजों का मिक्सचर है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, अब तुमको मालूम है ये एनडीपी एट एफ सी है, इसको बनाना क्या है, एन एन पी सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे साफ साफ। मैं इसको मेरे को बनाना क्या है, इसको मेरे को बनाना क्या है, एन एन पी एट एफ सी। किससे, एन डी पी एट एफ सी हम लोग निकाल लिए हैं इनका मेथड से, तो एन एन मैच हो गया। सिर्फ डी और एन में अंतर है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या कर दोगे, प्लस एन एफ आई ए कर दोगे। ठीक है, पी पी सेम, एफ सी सेम। तो अगर तुमको इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना है तो क्या करोगे, एनडीपी एट एफ सी प्राइम से निकाल लोगे, पी आर आई एम ई प्राइम करके, जो आएगा उसमें एन एफ आई ए ऐड कर दोगे, एन एफ आई ए ऐड कर दोगे, तुमको क्या मिल जाएगा, इनकम मेथड से तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको एनडीपी एट एफ सी मिल जाएगा या नेशनल इनकम मिल जाएगा, तो तुम एन एफ आई ए ऐड कर दोगे। ठीक है, ये तुम्हारे लिए फॉर्मेट हो गया, ये इनकम मेथड का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट याद कर लो। अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो इनकम मेथड का तुम निकाल ले, है ना। चलो सर एक एग्जांपल से इसको करते हैं, है ना। एक एग्जांपल से करने से पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, पीछे से डेफिनेशन पढ़ता जाऊँ, मतलब इंफॉर्मेशन पढ़ता जाऊंगा और यहाँ पे भरता जाऊंगा, है ना। अब यार रुक जाओ। चल, मैंने कहा यहाँ पे, चलो तो आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, ये हम यहाँ पे ही फॉर्मेट बना देंगे। आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। ऑपरेटिंग सरप्लस जैसे देखो, हमने क्या देखा, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब तुमको पी आर आई का एडिशन निकालना है ना। अब देखो क्या ये पी आर आई डायरेक्ट दे रखा है क्या, देखो पी आर आई के लिए तुमको रेंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन आई नहीं दे रखा है। लेकिन तुम ऐसा देख यहाँ पे खेला भी खेल रहा है कि तुमको डोमेस्टिक इनकम दे रखा है, एनडीपी एट एफ सी भी दे रखा है। क्या दे रखा है, एनडीपी एट एफ सी भी दे रखा है। तो अब सिर्फ ऐसा मत सोच लेना कि सर इंटरेस्ट को जीरो मान लेते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 200 प्लस 120 320 मेरा आंसर हो जाएगा, नहीं। ठीक है, अगर ये डोमेस्टिक इनकम ना दिया होता, है ना, अगर मान लो ये इंफॉर्मेशन ना दी होती, ये इंफॉर्मेशन ना दी होती तो हाँ 320 आंसर सही था। लेकिन अगर डोमेस्टिक इनकम दे रखी है तो पूरा फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। पूरा फॉर्मेट कैसे बनेगा, हमको मालूम है हमारा जो एनडीपी एट एफ सी है वो मिक्सचर है प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, तुम्हारा मिक्स्ड इनकम और इंप्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंप्लॉइज, है ना। यहाँ पे ये ई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, है ना, जो कि दो चीजों से आएगा, वेजेस एंड सैलरीज और इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इस पी आर आई को ही तो निकालना है, और इसको यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस कहा गया है तो मैंने इसको ओएस लिख लिया। ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एम मतलब मिक्स इनकम प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये तीन चीजों का एडिशन हमारा एनडीपी एट एफ सी के बराबर होगा। अब देखो ये तुमको निकालना है, ये तुमको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है तो इसको एक्स। मिक्स्ड इनकम हमको देखो फोर्थ नंबर पे दे रखी है, मिक्स्ड इनकम फोर्थ नंबर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 800 के नीचे है 70, है ना। मिक्स्ड इनकम हमारी 70 हो गई, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देखो तुमको वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है एक। ठीक है, फिर देखो क्या वेजेस एंड सैलरी दे दिया, क्या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दूसरी चीज आती है क्या, नहीं दे रखी है यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं दे रखा है। हमको मालूम है सी जो है वो दो चीजों से मिलेगा, एक डब्ल्यू एंड एस, वेजेस एंड सैलरी, और क्या तुम्हारा कंपनसेशन या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वो तो नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी वेजेस और सैलरी कितनी आ गई, ये आ गई 350, ये आ गई तुम्हारी 350, यही तुम्हारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, है ना। फिर एनडीपी एट एफ सी यानी डोमेस्टिक इनकम तुमको कितना दे रखा है, 800 दे रखा है, ये 800 हो गया। सॉल्व किया तो इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये हो गया 800 माइनस 350 प्लस 50 400 हो गया 420। करो माइनस, जीरो से जीरो जाएगा जीरो, 10 में से टूट जाएगा 8, फिर ये तुम्हारा कितना हो गया 7, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 380। देखो ये मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर तुम डायरेक्ट निकाल रहे थे ना ऑपरेटिंग सरप्लस,
है ना। अगर तुम यहीं पे ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट निकालते पी आर और आई को ऐड करके, तो प्रॉफिट तो 120 था, रेंट तो 200 था, लेकिन इंटरेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो तुम इसको जीरो नहीं मान सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे मत करना, मतलब ऐसे तुम्हारा अधिक 60 रुपए का अंतर आ जाता है ना। तो ये गलत है। अगर डोमेस्टिक इनकम गिवन है तो पूरा फॉर्मेट बना के करो। समझ में आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैंने इसको देखा है 1 से 2 बार पेपर, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आज ही क्लास समझ में आई। अब देखो, आपके लिए 2 क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, हमारे पार्ट 2 में, जिसमें मैं एक्सपेंडिचर में कराऊंगा, तो वहां पे इसको डिस्कस करूंगा। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है। देखो नीचे मैंने आंसर भी लिख के रखा है कि आप अगर प्रैक्टिस करो तो आपके लिए आंसर भी मैंने लिखा है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, प्लस आपको आपको मैंने आज सिखाया था किसमें, नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन नॉर्मल रेसिडेंट में अंतर। तो आपके लिए ये स्लाइड होमवर्क है, इसमें भरना होगा, इसमें आपको टिक करना होगा कौन सा नॉर्मल रेसिडेंट है, कौन सा नॉन नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है। ये 2 स्लाइड्स आपके लिए होमवर्क है। इसको हम लोग अपनी वीडियो नेशनल इनकम पार्ट 2 में करेंगे। आज मैंने आपको इनकम मेथड सिखाया, जिसपे मैंने आपको कन्वर्जन बताए सारे, ये कन्वर्जन बताया, एग्रीगेट्स बताए, कैसे कन्वर्ट करते वो करके दिखाया, नेशनल इनकम कितने मेथड है वो बताया, उसमें आपको इनकम मेथड क्लियर किया, इनकम मेथड के दूसरे नाम बताए। ठीक है, ये इनकम मेथड का फॉर्मेट है, आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया। अब आपके लिए एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे नेशनल इनकम निकालनी है यूजिंग इनकम मेथड। ठीक है, तो आपको ये निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये होमवर्क क्वेश्चन हम लोग कब डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में डिस्कस होगा। कोई इसको ये मत मान लेना कि आपके लिए होमवर्क तो सर डिस्कस नहीं करेंगे भैया, इसके लिए आपके लिए पार्ट 2 आपको इस वीडियो का देखना पड़ेगा, जहां पे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करेंगे, है ना। तो वो हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, फिर और तुम्हारे लिए क्या होमवर्क मैंने बोला, तुम्हारे लिए और ये होमवर्क है, इसके बारे में भी हम लोग पार्ट 2 में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको नेशनल इनकम के कन्वर्जन, जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत होती होगी, ठीक है, एग्रीगेट और इनकम मेथड की कैलकुलेशन, है ना, कि कुछ बातें क्लियर हो गई हो। अभी मैं जानता हूँ 40-50% क्लियर हुआ होगा। चैप्टर भी बड़ा चैप्टर है, तो एक वीडियो में कोई सिखा दे ऐसा भाई पॉसिबल नहीं है, और जो सिखा रहा है वो झूठ बोल रहा है तुमसे। ठीक है, तो हम लोग भी धीरे धीरे इस पूरे वीडियो की सीरीज को अच्छे से करते रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी जल्दी लाइक कर दें, कमेंट करें, कुछ कमी लगती है वो बताएं। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय।